नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर आज बड़ा ऐलान होने जा रहा है। आज शाम 5 बजे चुनाव आयोग बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तारीखों का ऐलान कर सकता है लोकसभा चुनाव के लिए। आज शाम 5 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है चुनाव आयोग की ओर से। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2019 लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि अप्रैल से मई के बीच 7 से 8 चरणों में लोकसभा चुनाव हो सकते हैं। वर्तमान लोकसभा का कार्यकाल 3 जून को खत्म हो रहा है। इसके साथ ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का भी ऐलान हो सकता है। तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता पूरे देश में लागू हो जाएगी। जम्मू कश्मीर को लेकर सभी की निगाहें चुनाव आयोग की ओर लगी हुई हैं। देखना होगा कि आयोग जम्मू कश्मीर को लेकर क्या फैसला लेता है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में फिलहाल राज्यपाल का शासन लगा हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले 3 से 4 बजे के बीच चुनाव आयोग की एक बड़ी बैठक होनी है। इसी बैठक में जम्मू कश्मीर को लेकर फैसला हो सकता है। आपको बता दें कि विपक्ष चुनाव आयोग पर प्रधानमंत्री मोदी के तय कार्यक्रमों के चलते जानबूझकर तारीखों के ऐलान में देरी का लगातार आरोप लगा रहा था। कयास लगाए जा रहे हैं कि इसी स्थिति को साफ करने के लिए चुनाव आयोग ने रविवार का दिन चुना। साल 2014 में चुनाव आयोग ने 5 मार्च को तारीखों का ऐलान किया था। 2014 का लोकसभा चुनाव 7 अप्रैल से 12 मई के बीच 9 चरणों में हुआ था। तो लोकसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं आप तक। 2019 चुनाव के 6 बड़े चेहरे। नरेंद्र मोदी। बीजेपी ने 2013 में मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था। तब से लोकसभा चुनाव समेत 32 चुनाव हो चुके हैं। हर चुनाव में मोदी ही बीजेपी के लिए प्रचार का प्रमुख चेहरा रहे हैं। और नरेंद्र मोदी के बाद अगला नाम ग्राफिक्स के जरिए पहुंचा रहे आप तक, अमित शाह। पिछले लोकसभा चुनाव में यूपी के प्रभारी रहे। शाह ने यूपी में एनडीए को 80 में से 73 सीटें दिलवाई थी। जुलाई 2014 में शाह को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। शाह के अध्यक्ष बनने के बाद अब तक 27 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। इनमें से 14 चुनावों में बीजेपी को जीत और 13 में हार मिली। 2019 चुनाव के बड़े चेहरे पहुंचा रहे हैं आप तक ग्राफिक्स के जरिए। तीसरा नाम राहुल गांधी का आता है। दिसंबर 2017 में राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। राहुल गांधी को 2018 के आखिर में कामयाबी मिली। एसपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत। 20 साल में पहली बार लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी कांग्रेस का नेतृत्व नहीं करेंगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का यह पहला लोकसभा चुनाव होगा। इसे लेकर यह और भी ज्यादा अहम हो जाता है। और राहुल गांधी के बाद नाम प्रियंका गांधी का। राहुल गांधी ने प्रियंका को 23 जनवरी को कांग्रेस महासचिव बनाया। पूर्वी यूपी की 41 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी सौंपी। नेहरू गांधी परिवार से कांग्रेस में यह 11वीं एंट्री है। इससे पहले प्रियंका सिर्फ अमेठी रायबरेली में ही प्रचार करती थी। प्रियंका के बाद अगला नाम ग्राफिक्स के जरिए पहुंचा रहे आप तक, ममता बनर्जी का। मोदी विरोधी महागठबंधन को आकार देने की कोशिशों में ममता बनर्जी सबसे प्रमुख चेहरा हैं। 2014 में मोदी लहर के बावजूद बंगाल में ममता की पार्टी ने 42 में से 34 सीटें जीती थी। ममता ने हाल ही में कोलकाता में विपक्ष की एक बड़ी रैली की थी। इसमें 15 से ज्यादा दलों के नेता शामिल हुए थे। ममता बंगाल में कांग्रेस के साथ गठबंधन से इनकार कर चुकी हैं। मायावती, अखिलेश, ये अगला नाम जो बड़े चेहरे होंगे 2019 चुनाव के। 2014 के लोकसभा चुनाव में सपा सिर्फ 5 सीटों पर जीत पाई थी। 2014 में बसपा का खाता भी नहीं खुला था। दोनों पार्टियों का यूपी में वोट शेयर 20% के आसपास था। 25 साल बाद दोनों दल बीजेपी को रोकने के लिए एक साथ आए हैं। 2014 में बीजेपी का उत्तर प्रदेश में वोट शेयर 43% था। इस चुनाव के 5 बड़े मुद्दे पहुंचा रहे हैं। राष्ट्रवाद। पुलवामा हमले के बाद बीजेपी ने राष्ट्रवाद को प्रमुख मुद्दा बनाया है। पाकिस्तान।
वायुसेना ने पुलवामा हमले के बाद पाक में आतंकी शिविर पर हमला किया। इस हमले के सबूतों को लेकर बीजेपी और विपक्ष आमने सामने है इस वक्त। राफेल, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, ये चुनाव में बड़ा मुद्दा होगा। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि राफेल डील में मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार किया है। सरकार राफेल को देश की जरूरत बता रही है। पक्ष और विपक्ष दोनों ही किसान के मुद्दे पर भी चुनावी समर में होंगे। केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट में छोटे किसानों के खाते में हर साल 6,000 रुपए ट्रांसफर करने का ऐलान किया। मोदी अपनी रैलियों में इसे क्रांतिकारी कदम बता रहे हैं। कांग्रेस एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किसानों की कर्ज माफी का मॉडल देश भर में लागू करने का वादा कर रही है। राम मंदिर, बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस की अड़ंगों की वजह से अयोध्या विवाद पर जल्द फैसला नहीं आ पा रहा। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सिर्फ चुनाव के समय ही ये मुद्दा उठाती है। सही कर देते हैं। हाँ ठीक है, मैं कर देता हूँ। एक बार फिर ये ग्राफिक्स आपकी टीवी स्क्रीन पर। ऑनलाइन है सर, ये ऑनलाइन ग्राफिक्स है। वहां से नहीं बनाएंगे, ये हमने यहीं से बनाए ग्राफिक्स है, बल्कि हमने सीधी से बनाए। थोड़ा चेंज करो। आज लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर आने जा रही है। शाम 5 बजे जो कॉन्फ्रेंस होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की ओर से, उसमें लोकसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो जाएगा। लोकसभा के साथ कुछ विधानसभा चुनाव भी, कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होने हैं। हो सकता है, संभव है कि उनकी तारीखों का भी ऐलान यहां पर हो। आज शाम 5 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, रविवार का दिन रखा है, चुनाव आयोग की ओर से रखा गया है रविवार का दिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, इस ऐलान के लिए। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो आरोप लग रहा था चुनाव आयोग पर कि चूंकि आप ये चाह रहे थे कि केंद्र सरकार, खासकर प्रधानमंत्री मोदी, अपने तमाम शेड्यूल से निपट ले, उसके बाद आप इन तारीखों का ऐलान करेंगे, ये आपकी निष्पक्षता पर सवाल उठाती है। इसी सवाल का जवाब देने के लिए हो सकता है कि रविवार का दिन तय किया गया हो चुनाव आयोग की ओर से। हमारे सहयोगी मुकेश मंडल जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुकेश, आज शाम 5 बजे लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान। बिल्कुल अनामिका, शाम 5 बजे लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान होगा, जिसमें साफ हो जाएगी जो स्थिति बन रही थी, जो कब चुनाव होने हैं, कितने चरणों में होगा। तो कहीं ना कहीं आज 5 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों को पता लग जाएगा कितने चरण में हो रहे हैं चुनाव, क्या क्या जो इस बार जो जैसे कि पिछले चुनाव में आरोप भी लगे थे ईवीएम को लेकर, और चुनाव आयोग को भी सामने आना पड़ा। उन्होंने कह दिया कि ईवीएम में कोई खराबी नहीं है, और कुछ दिन पहले भी चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया था कि हमारी जो तैयारियां हैं वो पूरी है, कभी भी आचार संहिता लग सकती है। और बात करें हरियाणा की अनामिका, तो पहले से ही लोग कह रहे थे हो सकता है जो विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव इकट्ठे हो, लेकिन कुछ दिन पहले ही मनोहर लाल खट्टर ने साफ तौर पर मना कर दिया कि चुनाव अपने समय पर होंगे, और वही हुआ। लेकिन इस बार देखने वाली बात ये होगी कि पिछली बार मोदी सरकार के फेवर में हवा थी, मोदी लहर थी, लेकिन इस बार जिस तरह से जीएसटी की बात हम कर रहे हैं और तमाम जो चीजें हैं, नोटबंदी की बात करें, तमाम वो चीजें हैं जिसको लेकर लोग काफी नाराज भी हुए थे, और कहीं ना कहीं आरक्षण का भी मुद्दा काफी गरमाया हुआ था। तो ये तमाम जो चीजें हैं उसको लेकर क्या कुछ रहने वाला है इस बार बीजेपी का स्टैंड, क्योंकि बीजेपी ने साफ कह दिया है जो पिछले चुनाव में जो हमारी सीटें आई थी उससे लगभग ज्यादा ही सीटें आएंगी, उससे कम नहीं आएंगी। और इसके अलावा हम बात करें जो विपक्षी दल हैं, जो तीसरे वो मोर्चे की हम बात कर रहे हैं, जो तमाम जो विपक्षी लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं इस लोकसभा चुनाव में और तैयारियों में भी। और आपने देखा जो लोग कह भी रहे थे, विपक्ष का भी आरोप था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चुनाव है उसमें देरी कर रहे हैं, क्योंकि उनको अभी सभाएं करनी है, रैलियां करनी है। और वही आपने देखा लगातार कल नोएडा में थे, उससे पहले हरियाणा में भी आ चुके हैं कई बार, जो अभी प्रधानमंत्री की रैली लगातार चल रही है। लेकिन अब जाकर कहीं ना कहीं ये सारा जो सिस्टम है 5 बजे के बाद थम जाएगा, क्योंकि आचार संहिता लगना है। उसके बाद जाकर कहीं ना कहीं जो 6-7 चरणों में चुनाव होने हैं, कब चुनाव होने हैं, किस तारीख का डेट तय किया जाएगा। खास करके हरियाणा की बात करें तो जो तमाम जो चीजों को लेकर जो अभी तक कयास लगाए जा रहे हैं वो साफ हो जाएगा शाम 5 बजे।
आपने तीसरे मोर्चे का जिक्र किया, थोड़ा इसे डिफाइन करें आप, विस्तार से बताएं मुकेश तीसरे मोर्चे को, क्योंकि यूपी में हमने देखा सपा और बसपा ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ हाथ मिला लिया कांग्रेस को दरकिनार करते हुए। बिल्कुल, देखिए सपा बसपा की आपने बात की, यूपी की बात की, तो आपने यूपी में देखा है कि जो कांग्रेस है वो भी मजबूती के साथ उतना अपना पक्ष नहीं रख पा रही है जितना कि बसपा और सपा है, दोनों वहाँ की पार्टी है। और इसी तरह से हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी आपने देखा कुछ दिन पहले ही जब चुनाव हुए थे, जिन चुनाव याद होगा आपको, तमाम पार्टियां अपनी अपनी तरफ से चुनाव लग गई थी, लेकिन जब उनसे ये बात किया गया कि लोकसभा में क्या आप एक साथ आ सकते हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर, जो हम कांग्रेस की बात करें, इनेलो की बात करें, तमाम जो पार्टियां वो कह रहे संभावनाओं, जो राजनीति है उसमें संभावना रहती है, कुछ भी हो सकता है। हालांकि कुछ दिन पहले ही अशोक अरोड़ा जो इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष है, वो मनोहर लाल खट्टर से मिलकर आए थे। उनसे जब हमने सवाल किया कि क्या इनेलो का गठबंधन होगा या आप बीजेपी में जा रहे हैं, तो क्या देखिए मुलाकात जो होती है वो राजनीतिक, जो दो लोग मिलकर राजनीतिक बातें होती है, और कहीं ना कहीं राजनीतिक में बहुत सारी संभावनाएं बनती है, बिगड़ती है। तो इससे कहना ये जायज होगा अनामिका कि कुछ भी चुनाव में कुछ भी हो सकता है। हरियाणा में भी आपको देखने को मिल सकता है जेजेपी किसी और पार्टी के साथ, पहले आम आदमी पार्टी के साथ बात चल रही थी, लेकिन वो भी उनका जो सीट बंटवारे को लेकर बात सहमति नहीं बनी। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार इनेलो का जो अस्तित्व है, जो पिछले आपने बात की तो पिछले चुनाव में 2 इनेलो के जो सांसद हैं वो रहे, इसके अलावा कांग्रेस के रहे और बाकी बीजेपी के। लेकिन बीजेपी के लिए सबसे बड़ा ये सवाल क्या रोहतक में जो दीपेंद्र हुड्डा का गढ़ माना जाता है, हिसार में जो दुष्यंत चौटाला का गढ़ माना जाता है, यहाँ पे इस बार वो क्या फिर कमल खिला पाएंगे। और सबसे बड़ी बात अनामिका, पहले जो इनके सांसद थे, धर्मवीर की हम बात कर रहे हैं, जो बीजेपी के महेंद्रगढ़ भिवानी सांसद है, उन्होंने साफ कह दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो अभी जो सेना का एक्शन जो पाकिस्तान के खिलाफ रहा है, उसके बाद उससे पहले ही कहीं ना कहीं जब बीजेपी के फेवर में लोग बोलने लगे, तो इन्होंने भी कह दिया कि मैं चुनाव लड़ूंगा। और ऐसे में अनामिका खबर ये भी आ रही है कि जो मौजूदा 3-4 मंत्री हैं वो भी लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनकी भी वो भी कह रहे हैं कि हो सकता है इस बार मैं चुनाव लड़ूंगा और मेरी पूरी तैयारी है। तो कहीं ना कहीं प्रदेश में भी आपको देखने को मिल जाएगा, जिस तरह से 10 सीटें हैं, मौजूदा सांसद की बात करें, जो तमाम जो दिग्गज मंत्री है जो कह रहे हैं हम बीजेपी से चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा का, तो कहीं ना कहीं ये तमाम जो चीजें हैं अब बाहर आएगी। हो सकता है कुछ दल बदल भी हो, कुछ लोग छोड़ के भी पार्टी जा सकते हैं, कुछ पार्टी में नहीं आ सकते, क्योंकि संभावनाएं बहुत ज्यादा बनती रहती है। जिनकी मंशा है लोकसभा चुनाव लड़ना, यदि आप उसको टिकट नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं वो बगावत के सुर भी बुलंद करेंगे। लेकिन ये तो होगी बात की बात। लेकिन आज जो 5 बजे का समय निश्चित किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, उसके बाद देखने वाली बात ये होगी कि ये चुनाव जो है ये की डेट कब फाइनल होते हैं, कितने चरण में चुनाव होता है। और हरियाणा की बात करें 10 लोकसभा सीट है, तो मुझे हरियाणा में का जो है एक दिन में चुनाव वो निपटा सकते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं माना यह भी जा रहा है कि बीजेपी की एक स्ट्रेटेजी है, जो विपक्ष लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी एक स्ट्रेटेजी के साथ सब कुछ कदम फूक फूक रख रही है। आपने देखा 2 मार्च को उन्होंने बाइक रैली की थी, उसके बाद मेरा घर भाजपा का घर जो है इस तरह से कैंपेन भी चलाए। तो बहुत सारे ऐसे कैंपेन चलाए, अमित शाह होके गए हैं हरियाणा से, नरेंद्र मोदी होके गए हैं। तो कहीं ना कहीं सारी चीजें जो बीजेपी के वो सारी चीजें अपने हिसाब से लेकर चल रही है। चलिए बीजेपी की बात हो गई, कांग्रेस पर एक बार फिर लौट कर आते हैं। प्रियंका गांधी को, नेहरू गांधी परिवार से कांग्रेस में ये 11वीं एंट्री है, इनकी एंट्री रंग लाएगी क्या कांग्रेस के लिए? पूर्वी यूपी की 41 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी राहुल गांधी ने इन्हें सौंपी है। देखिए बिल्कुल महासचिव है, और कहीं ना कहीं जिस तरह से राहुल गांधी ने जो भरोसा जताया है प्रियंका गांधी पे, तो माना यह जा रहा है, क्योंकि पिछले चुनाव की बात करें तो आप पिछले चुनाव में भी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उन्होंने लगातार कहा कि प्रियंका गांधी को भी चुनाव में आना चाहिए। लेकिन अब जाकर कहीं ना कहीं ठीक लोकसभा से कुछ महीने पहले की बात करें तो तब जाकर कांग्रेस ने उन्हें अपने साथ लेकर आई है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, यूपी की जिम्मेदारी खास करके बात करें तो कहीं ना कहीं यूपी में, पूर्वी यूपी की बात हम कर रहे हैं, पूर्वी यूपी की जिम्मेदारी दी है उनको। और कहीं ना कहीं जो सारी चीजें हैं वो भी प्रियंका गांधी से कुछ छुपी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में लगातार जो बगावत के सुर जो जारी थे, प्रदेश की बात करें, अन्य राज्यों की बात करें, आपने देखा जिस तरह से यूपी में विधानसभा में जिस तरह से कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई थी, उसके बाद कहीं ना कहीं उनको मजबूती से अपना पक्ष रखना चाहिए था। और ऐसे में प्रियंका गांधी को लेकर आना कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक मजबूती ही मिलेगी। और यही वजह है कि अब प्रियंका गांधी के बाद वहाँ जो कांग्रेस की कार्यकर्ता है उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा की भी मांग की है। उनका साफ कहना है कि रॉबर्ट वाड्रा भी चुनाव प्रचार में आए और चुनाव लड़े। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए भी एक अच्छी खबर है, क्योंकि प्रियंका गांधी खुद रैली में जाएंगी, पढ़ी लिखी हैं, उसके अलावा प्रियंका गांधी को समझ है, राजनीति की भी समझ है, हालांकि नहीं है राजनीति में, लेकिन उनके जो पूर्वज हैं वो लगातार राजनेता रहे हैं, बड़े दिग्गज नेता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को प्रियंका गांधी के आने से फायदा ही मिलेगा, जहां तक मुझे लगता है।
ठीक है, कांग्रेस को प्रियंका गांधी का फायदा आप देख रहे हैं, कांग्रेस को कितना मिलता है ये वक्त बताएगा। दूसरी अगर बात करें, जैसे सपा बसपा की बात कर रहे थे, किस तरह से कांग्रेस को दरकिनार कर दिया और साथ में अमेठी और रायबरेली की सीट छोड़ी गई। ठीक, ममता बनर्जी बंगाल में कांग्रेस के साथ गठबंधन से इनकार कर चुकी हैं। एक बड़ा चेहरा ममता बनर्जी भी, किस तरह से वो मुखर होकर सामने रही हैं। अभी पीछे जो उन्होंने रैली की थी और एक ही मंच पर कई चेहरे हमें प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में देखने को मिले थे। ये जो तमाम चीजें चल रही हैं बीजेपी के खिलाफ, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो हमने बात की विपक्षों की, तो विपक्षों में आपने देखा होगा जो सारे सभी को लगता है जो प्रधानमंत्री अगला मैं ही बनूंगा। अखिलेश यादव की हम बात कर ले, ममता बनर्जी की बात कर ले, हम केजरीवाल भी कहीं ना कहीं आगे आते रहते हैं, तमाम जो नेता है, राहुल गांधी हालांकि रहते ही आगे। तो ये जो विपक्ष के नेता है की हम बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो एकजुट जो नजर आनी चाहिए वो कभी भी इनमें एकजुट नजर नहीं आए। हालांकि अब देखा कर्नाटक में कांग्रेस की जब सरकार बनी थी तो वहां पे भी सारे इकट्ठे हुए थे, सारे दिग्गज इकट्ठे हुए थे। सोनिया गांधी का वो सीन आपने देखा होगा जो मायावती के साथ कैसे मिल रही थी, और तमाम जो चीजें हैं, जो संभावनाओं की बात हम कर रहे हैं, और जो विपक्षी पार्टी है उनकी हम बात करें, तो कहीं ना कहीं वो भी ये चाहेगी किसी भी तरह से मोदी जो लहर है उसको रोका जाए, और मोदी की जो जिस तरह से पिछली बार जो जीत हुई थी उस पर भी ब्रेक लगाया जाए। तो लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए, ममता बनर्जी की आपने बात की, वो मना कर रही है। उसके अलावा आपने यूपी में देखा कांग्रेस के अलावा ये दोनों बसपा सपा जुड़ गए। तो कहीं ना कहीं इनमें सबसे पहले देखने वाली बात ये होगी कि यदि केंद्रीय नेतृत्व जो कि केंद्रीय नेता है उनकी, चाहे कांग्रेस की बात करें, हम चाहे सपा की बात करें, आपने सपा में देखा जो अखिलेश यादव के पिता है मुलायम सिंह यादव, उन्होंने साफ कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनना चाहिए। वहीं उनके जो बेटे हैं अखिलेश यादव, वो प्रधानमंत्री के सपने देख रहे हैं। तो ऐसे में जो विपक्ष है कभी भी एकजुट एक मंच पे नजर नहीं आया। हालांकि दिखावे के लिए आप बिहार की बात करें, तेज प्रताप की बात करें, लालू के जो बेटे हैं उनकी बात कर रहे हैं, अखिलेश की बात करें, तमाम जो युवा नेता है, राहुल गांधी, तमाम जो युवा नेता है, राहुल गांधी ने कह दिया था युवा नेता है उनको साथ लेकर हम चलेंगे, और युवाओं का ही आगे भविष्य है राजनीति में। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो तमाम जो राजनेता हैं जो प्रधानमंत्री के सपने देख रहे हैं या अपने आप को बड़े नेता के तौर पे देख रहे हैं, उनको भी एक चीज पे ध्यान देना होगा कि किस तरह से बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी है, देखिए उनकी लड़ाई बीजेपी से नहीं, उनकी लड़ाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। उनको ये है रोकना कि बीजेपी में सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी का ही चेहरा काफी है, तो किसी न किसी तरह से उसको रोका जाए। जिस तरह से पिछली बार वो नाकाम रहे, लगता है इस बार भी वो कुछ कमाल कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी और प्रधानमंत्री की बात करें मोदी की, वो जिस तरह से स्ट्रेटेजी के साथ चल रहे हैं, लोगों को साथ लेके चल रहे हैं, तो तमाम जो विपक्ष को एकजुट होना चाहिए, ना कि अन्य मुद्दों पर। आपने देखा अब हरियाणा की हम बात कर रहे थे, लोकसभा की बात कर रहे थे हम, और उसके अलावा हम विधानसभा की बात कर रहे थे जो चुनाव हुए हैं, और लोकसभा में कयास यही लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं केजरीवाल की जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी, वो जेजेपी जो जननायक जनता पार्टी के साथ जुड़ के सामने आएगी। लेकिन सीटों की बंटवारा को लेकर जब बैठक हुई तो उसमें साफ कह दिया गया कि भाई हम गठबंधन के तौर पे नहीं आएंगे, हमें जो सीट मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। लेकिन आपको याद होगा जींद उपचुनाव में जिस तरह से केजरीवाल रैली करते नजर आए थे दुष्यंत चौटाला के साथ, तो कहीं ना कहीं ये जो विपक्ष के नेता हैं एक जगह तो साथ में नजर आते हैं, और अगले ही दिन टिकट की बंटवारा की बात करें या जी। वो उस टाइम आपको देखने को मिल जाता है जो सारे बिखर जाते हैं। तो ऐसे में मोदी लहर को रोकना कहीं ना कहीं एक चुनौती है विपक्ष के लिए, जिसको लेकर इनको तैयारी करनी होगी, मेहनत करनी होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है, जो नरेंद्र मोदी है, बीजेपी में एक दिग्गज नेता है, और यही वजह है कि पिछली बार मोदी लहर जो लोगों के सामने आपने देखा किस तरह से रहा, और बहुमत के साथ उन्होंने अपनी सरकार बनाई, और इस बार भी यही लग रहा है यदि इस तरह से विपक्ष एकजुट नहीं हो पाया तो मोदी लहर को रोकने में नाकाम साबित हो सकते हैं। यानी कि विपक्ष भी कहीं ना कहीं ये समझ रहा है कि मोदी लहर बरकरार है। देखिए बिल्कुल, उनका काम बीजेपी को रोकना नहीं, बल्कि उनका काम है मोदी लहर को रोकना। जिस तरह से पिछली बार आपने देखा था घर घर मोदी, तमाम जो मोदी को लेकर नारे लगे थे, बीजेपी के कैंपेन में आपने देखा मोदी के नाम के नारे लग रहे थे, मोदी का प्रचार चल रहा था, और यही वजह है कि मोदी लहर में अब हरियाणा की बात कीजिए, आप हरियाणा में जितने सांसद, अश्विनी चोपड़ा की बात कीजिए, आप कभी अपने विधानसभा क्षेत्र में ठीक से जाते नहीं है। बहुत सारे ऐसे आपके सामने उदाहरण के तौर पे है बीजेपी के सांसद जो कि कई बार पोस्टर भी लगा चुके हैं उनके, जो हमारे सांसद गायब हो गए हैं, आते नहीं हमारे क्षेत्र में। तो इस तरह से वैसे लोगों ने, और हरियाणा की लापता सांसद के पोस्टर, लापता सांसद की पोस्टर की हमने बात की, ऐसे में जो बीजेपी के सांसद है वो अपने क्षेत्र में नहीं जाते थे, और उसके बावजूद भी उनका जो पहले का अस्तित्व था कुछ ठीक ठाक नहीं था। लेकिन मोदी लहर में वो तमाम जो सीटें हैं वो बीजेपी निकाल के लेके चली गई। लेकिन इस बार उनको भी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी का कार्यकाल रहा, कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव भी देखने को मिला। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें जहाँ पे वाहवाही बीजेपी ने लूटी, वहीं नोटबंदी पे जो आम जनता को परेशानी हुई, जीएसटी की बात झेलनी पड़ी, तमाम जो चीजें हैं तमाम चीजों को लेकर मैं इसी पर आ रही थी मुकेश, कि चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो,
ये जो चीजें गिना रही है बीजेपी कि हम विकास के मुद्दों के साथ आएंगे, कि हमने इतने साल तक काम किया है, अब हमारे इनाम की बारी है, लेकिन क्या वाकई बीजेपी के राह में कोई मुश्किलें नहीं है, कोई चुनौती नहीं है? अगर नहीं है तो फिर राफेल पर या तमाम और जो आरोप लग रहे हैं उस पर खुलकर क्यों नहीं बोला जा रहा? देखिए, चुनौतियों का सामना तो करना पड़ेगा अनामिका। इस बार लोकसभा चुनाव में जो पिछली बार की तरह कह रहे थे मोदी लहर बरकरार है, मोदी लहर में जो उनके ऐसे ऐसे सांसद है जिनका नाम पता भी नहीं ठीक से लोगों ने सुना था, वो उनके लोकसभा क्षेत्र से जीत के आ गए। तो कहीं ना कहीं जो पिछली बार की जो हवा थी वो अलग थी, इस बार की हवा अलग है, क्योंकि इस बार लोगों ने मोदी का कार्यकाल देख लिया, 5 साल का कार्यकाल उन्होंने देख लिया। जीएसटी की मार उन्होंने झेली, नोटबंदी की मार उन्होंने झेली, कई बार आरक्षण को लेकर भी देखा, तमाम वर्ग जो है वो सड़कों पर उतर आए। लेकिन इन फैसलों से खुश होने वालों की भी तादाद कम नहीं है, ये भी ध्यान में रखना होगा। बिल्कुल, ये भी एक चीज है जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जीएसटी से फायदा मिला, नोटबंदी से उनको फायदा मिला, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से चुनावी वादे थे, हर जो पब्लिक है, जो जनता है, उनके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे, ये तमाम जो वादे किए थे उसको लेकर काला धन वापिस आएगा, ये तमाम जो चीजें थी जो पिछली मैनिफेस्टो की बात करें तो उस चीज को लेकर अभी तक कोई समाधान नहीं निकला। और सबसे बड़ी बात अनामिका, राम मंदिर का निर्माण आपने देखा, कोर्ट में गया ये सारी चीजें, उसके बाद अब 3 लोगों की कमेटी बना दी गई जो भाई अपना फैसला सुनाएगी। अब पता नहीं वो टाइम तो दिया 7 हफ्ते में आप हमें मध्यस्थता के लिए, हाँ वो 7 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट हम सौंपे। लेकिन कहीं ना कहीं लोग ये भी कहते यदि राम मंदिर बनेगा तभी नरेंद्र मोदी को हम वोट देंगे। लेकिन अब कहीं ना कहीं जब ये गेंद जो है वो 3 जो लोग हैं उनके पाले में है, उनको डिसाइड करना है बंद कमरे में हो कि किस तरह से क्या फैसला लेना चाहिए, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी लोग कहीं ना कहीं नाराज है। और ऊपर से हमने अभी बात की थी चुनाव प्रचार की, तो पिछली बार जो चुनाव प्रचार में नरेंद्र मोदी की स्ट्रेटेजी एक चेहरा थे, लेकिन इस बार वो भी ये जानते हैं कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव चीजें हैं तो उसमें नेगेटिव चीजें भी। हालांकि सर्जिकल स्ट्राइक की बात हम करें, एयर स्ट्राइक की बात करें, तमाम जो चीजें हैं जिसको लेकर वाहवाही लूटी गई और नरेंद्र मोदी खुद सामने आके कहे जो हमारी सेना को हमने खुली छूट दे रखी, तो कहीं ना कहीं सेना भी खुश हुए, क्योंकि सेना जब एक सैनिक से मेरी बात हुई थी, मेजर बड़े रिटायर्ड मेजर थे, उन्होंने कहा कि पहले हम चुनाव जाते थे जंग लड़ने के लिए तो हमें ये लगता था हमारे ऊपर कोई बाप नहीं बैठा हुआ है, क्योंकि जैसे हम उधर से वो फायरिंग कर रहे हैं, जैसे हमने फायर किया भाई रात हो गया वापस आ जाओ। लेकिन अब ये एक जो स्ट्रांग नेता है तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी उनका कहना था कि ये अब दिशा निर्देश दे रहे हैं, उनके दिशा निर्देश में काम कर रहे हैं तो हमें भी काम करने में मजा आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ वर्ग हैं जो इनसे खुश है, तो वहीं जो कुछ वर्ग हैं उनसे नाराज है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या विपक्ष जो मुद्दे हैं उनको ठीक ढंग से उठा पाते हैं। तो आपने देखा ना, 2014 की पहले की बात करें, जब कांग्रेस की सरकार थी, जब डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे थे तो लोग पेट्रोल पंप के सामने या गैस सिलेंडर को लेकर खुद जो बीजेपी के लोग हैं वो हड़ताल करते थे, प्रोटेस्ट करते थे। लेकिन अब जब प्रोटेस्ट जो विपक्ष को जोरदार प्रोटेस्ट करना चाहिए था, आपने देखा हालांकि जब कर्नाटक चुनाव हुए थे तो उस दौरान पेट्रोल की कीमत में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, बिल्कुल तो तमाम चीजों लेकर, लेकिन वो जिस तरह से विपक्ष का रिस्पांस देखना चाहिए था वो रिस्पांस देखने को नहीं मिला। विपक्ष को अभी भी यहाँ मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि जिस तरह का विपक्ष का रिस्पांस दिखना चाहिए था वो नहीं दिखा। और खैर कांग्रेस की अगर बात करें, 20 साल में ऐसा पहली बार होगा जब सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही होगी। और जैसे कि आपने कहा कि जो रूप इस वक्त विपक्ष का दिखना चाहिए था, जितना भयावह, जितना एक्टिव, वो नजर नहीं आ रहा है, तो क्या राहुल गांधी पछाड़ पाएंगे? राहुल गांधी अच्छे नेता हैं, सुलझे हुए नेता हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनके आसपास के लोग हैं जो उनको ज्ञान देते रहते हैं वो कहीं ना कहीं गलत ट्रैक पे चले जाते हैं कभी कभार। लेकिन आपने देखा जिस तरह से राहुल गांधी की ताजपोशी हुई, उसके बाद 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ, 3 राज्यों में कांग्रेस अपनी सरकार बना के लौटती है, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की भी वाहवाही होती है और राहुल गांधी के नेतृत्व में जो लोग काम करना चाह रहे थे और वो भी कहीं ना कहीं खुश हो। लेकिन इससे उलट जो कि सोनिया गांधी के साथ लोग थे, पुराने दिग्गज नेताओं की बात करें, पुराने नेताओं, उनको कहीं ना कहीं जो उनका आरोप था साइड करते गए राहुल, और जितने युवा चेहरे थे उसको साथ में लेकर आते गए। और यही वजह है कि देखिए हरियाणा में भी हम बात कर रहे थे, भूपेंद्र हुड्डा को कमान देने की बात चल रही थी बहुत दिनों से, लेकिन राहुल गांधी ने साफ कह दिया कि अभी युवा चेहरा हमें चाहिए और अशोक तंवर युवा चेहरा है। लेकिन जिस तरह से जींद उपचुनाव में जो चुनाव हार का मुंह देखना पड़ा कांग्रेस को, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला एक दिग्गज नेता राहुल गांधी के सबसे खास में से एक माने जाते हैं, उनको जब हार का मुंह देखना पड़ा तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी बैठक बुलाई राहुल गांधी ने। हार के बाद भी बहुत बवाल देखने को मिला, जिन्हें आप एक दिग्गज नेता और एक सुलझे हुए नेता बता रहे हैं, इन्होंने अपने मुखारबिन से एक ऐसा बयान दे दिया जिसने प्रदेश कांग्रेस को फिर से वही ले जाकर खड़ा कर दिया
जहां से उठाकर रणदीप सुरजेवाला एक मंच पर लेकर आए थे और प्रदेश में ऐसा पहली बार देखा गया कि पूरी प्रदेश कांग्रेस एक मंच पर एक साथ मौजूद थी। रणदीप सुरजेवाला ने जैसे ही कहा कि भीतरघात का शिकार हो गया मैं, उन्होंने वापस कांग्रेस को वहीं ले जाकर खड़ा कर दिया जहां से लेकर आए थे जींद चुनाव के लिए। खैर, बीजेपी की ओर से जो ट्रम्प कार्ड खेला गया, किसानों के खाते में 6,000 रुपए ट्रांसफर करेंगे 3 अलग अलग किस्तों में, मैं इस पर भी बात करना चाह रही थी आपसे कि इसका कितना फायदा मिलने जा रहा है बीजेपी को। वक्त इजाजत नहीं देता। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।